नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद, इसका गठन और कामकाज। ये एक ऐसा विषय है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर भारत ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही क्यों अपनाई? इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। जानते हैं, इस एक सवाल का जवाब हमारे पूरे लोकतंत्र की बुनियाद में छिपा है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि संसद क्यों और कैसे बनी। फिर लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करेंगे, कानून बनाने का पूरा प्रोसेस समझेंगे, संसद के सेशंस और प्रोसीजर पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में कमिटीज और स्पीकर के रोल के साथ कुछ जरूरी पॉइंट्स और एग्जाम टिप्स भी देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हमारी संसद का संवैधानिक आधार क्या है। तो देखिए, संविधान का आर्टिकल 79 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संसद मतलब दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, पर नहीं, इसके तीन हिस्से हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये देखिए, इस तस्वीर से बिल्कुल साफ हो जाता है, ये तीनों मिलकर ही संसद को पूरा करते हैं। इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो संसद अधूरी मानी जाएगी। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि भाई राष्ट्रपति तो किसी भी हाउस में नहीं बैठते, तो फिर वो संसद का हिस्सा कैसे हुए? देखिए, इसका जवाब छिपा है कानून बनाने के प्रोसेस में। कोई भी बिल, चाहे वो दोनों सदनों से पास ही क्यों ना हो जाए, वो कानून तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति देंगे। इसीलिए वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो अब हमें संसद के तीनों अंग पता चल गए हैं। तो अब जरा दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है और कौन ज्यादा पावरफुल है। इस टेबल पर एक नजर डालिए, सारे बड़े अंतर एकदम साफ हो जाएंगे। देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा वो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है और इसके मेंबर्स को राज्यों के विधायक चुनते हैं। और एक और बड़ा फर्क, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और इससे भंग भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा वो एक परमानेंट बॉडी है, वो कभी भंग नहीं होती। तो सवाल ये है कि ज्यादा पावरफुल कौन है? देखिए, वैसे तो दोनों ही जरूरी हैं, पर जब बात आती है पैसे की, यानी मनी मैटर्स की, या फिर सरकार किसकी बनेगी और किसकी गिरेगी, तो यहां लोकसभा का पलड़ा भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनी बिल्स और नो कॉन्फिडेंस मोशन ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर एक बिल यानी एक प्रस्ताव, कानून यानी एक्ट कैसे बनता है। इसका पूरा सफर कैसा होता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, हर बिल को कानून बनने के लिए हर हाउस में 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिन्हें हम कहते हैं 3 रीडिंग्स। फर्स्ट रीडिंग में तो बस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। असली काम होता है सेकंड रीडिंग में, जहां उस पर क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल में चर्चा होती है, बहस होती है, और जरूरत पड़े तो उसे किसी कमिटी को भी भेज दिया जाता है। और फिर आती है थर्ड रीडिंग, जिसमें फाइनल वोटिंग होती है कि बिल को पास करना है या नहीं। अब देखिए, बिल भी अलग अलग तरह के होते हैं। यहां हम एक ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल का फर्क समझते हैं। एक साधारण बिल वो किसी भी सदन में पेश हो सकता है, और अगर दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है। लेकिन मनी बिल, जिसका जिक्र आर्टिकल 110 में है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। यहां राज्यसभा की शक्तियां बहुत सीमित हैं। तो जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, बिल को अपनी सहमति दे दें और वो कानून बन जाएगा। दूसरा, अपनी सहमति रोक लें। या तीसरा, बिल को वापस संसद के पास भेज दें कि भाई इस पर एक बार और विचार कर लो। हाँ, मनी बिल को वो वापस नहीं भेज सकते। तो ये एक तरह का फाइनल चेक है। अब मान लीजिए एक साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो गया, मतलब सहमति नहीं बन पा रही। तो ऐसे में क्या होगा? इसी सिचुएशन के लिए है आर्टिकल 108, जिसमें जॉइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। प्रेसिडेंट दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं और फिर वोटिंग होती है। और क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं, तो जाहिर है कि पलड़ा उन्हीं का भारी रहता है। ठीक है, तो कानून बनाने का प्रोसेस तो समझ आ गया, पर यह संसद चलती कब है? इसका रोज का कामकाज कैसे होता है? चलिए अब इसके सेशंस और प्रोसीजर्स को देखते हैं। तो आमतौर पर हमारी संसद साल में 3 बार मिलती है। इन्हें हम 3 सेशंस कहते हैं। सबसे लंबा होता है बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन और आखिर में विंटर सेशन। और एक बहुत जरूरी संवैधानिक नियम यह है
कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। संसद में हर दिन की जो बैठक होती है उसका पहला घंटा यानी 11 से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहलाता है। ये बहुत पावरफुल टूल है। इस 1 घंटे में सांसद मिनिस्टर से सीधे सवाल पूछते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और क्वेश्चन आवर के ठीक बाद आता है 0 आवर यानी शून्यकाल, और ये है एक प्योर इंडियन इनोवेशन। ये कहीं और नहीं मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी मेंबर बिना पहले से नोटिस दिए कोई भी जरूरी मामला उठा सकता है। ये बहुत ही डायनामिक होता है। अब देखिए, संसद का सारा काम टीवी पर दिखने वाली बहसों में नहीं होता। इसका बहुत सारा और शायद सबसे जरूरी काम इन कमरों से दूर छोटी छोटी कमिटीज में होता है। आप इन कमिटीज को पार्लियामेंट का इंजन रूम भी कह सकते हैं। ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, ये एक तरह की मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, ये सब सरकार के खर्चों पर नजर रखती हैं। ये देखती हैं कि जो बजट पास हुआ वो पैसा सही से खर्च हो रहा है या नहीं। हर बिल की डिटेल में जांच पड़ताल भी यही कमिटीज करती हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर की। वो सिर्फ हाउस की कार्रवाई चलाने वाले रेफरी नहीं होते। उनके पास एक बहुत बड़ी पावर है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ स्पीकर करते हैं और उनका फैसला फाइनल होता है। उसे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये उन्हें बहुत पावरफुल बना देता है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं। तो की पॉइंट्स क्या है? पहला, संसद मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल 79। दूसरा, मनी बिल्स और बजट के मामले में लोकसभा सुप्रीम है। तीसरा, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। चौथा, ऑर्डिनरी बिल पर डेडलॉक हो तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सेशन होता है। और पांचवां, स्पीकर का फैसला मनी बिल पर फाइनल होता है। ये बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो देखिए, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टिप यही है कि इन आर्टिकल्स को याद रखें, 79, 85, 108, 110, 111। और सिर्फ ये ना रटें कि कौन क्या करता है, बल्कि ये समझें कि दोनों सदनों की अलग अलग शक्तियां क्यों हैं, कैसे ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। यही समझ आपको मुश्किल सवालों को हल करने में मदद करेगी। और इसी के साथ एक सवाल भी उठता है, क्या ये सिस्टम वाकई में पावर का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।